So today we have our first session of the series from past paper attempting techniques. आज जो है हमने we're going to talk about these 14 past paper questions. Some of the questions are not from past papers formally, लेकिन mock exam से मैंने questions डाले हुए हैं. I will show you student responses और फिर हम उन student responses को compare करेंगे कि for example किसी student का के 2 marks क्यों आए 5 में से, किसी के 4 marks क्यों आए 5 में से. So we'll try and compare different students responses ताकि आप लोग देख सकें कि किस तरह आप जो ना with slight changes in your paper attempting techniques, how you present your information, how you present your content, with just very slight changes you can improve the marks of each question by at least 1 mark. और फिर अगर आप उसको टोटल में देखें तो आप अपने मार्क्स किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं. Then I will also share solved past paper questions of the different years. 2023 के mostly हम focus करेंगे, and I will show you guys how we can attempt questions and how we can make headings, how we can make diagrams. So we will also talk about the different types of diagrams that you can make in your science exam. स्टूडेंट्स अक्सर डायग्राम से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर कुछ स्टूडेंट्स डायग्राम्स बना देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग डायग्राम्स कि भाई मैम ने कहा था डायग्राम्स बनाने हैं तो चलो डायग्राम्स कहीं भी डाल दो. तो नहीं, डायग्राम्स की जो ना देयर इज अ प्रॉपर साइंस दैट गोज बिहाइंड मेकिंग डायग्राम्स. फिर आई विल टॉक अबाउट समथिंग दैट आई कॉल माइक्रो डायग्राम्स. ठीक है, मैं हेडिंग्स के बारे में बात करूंगी कि हाउ यू शुड मेक योर हेडिंग्स, हाउ यू शुड मेक योर हेडिंग्स कैची एंड कॉम्प्रिहेंसिव. Then I'll talk about the most important concept, time management, और फिर micro time management में किस चीज़ को कहती हूँ. फिर writing speed के बारे में कुछ बात करेंगे, jargon के बारे में बात करेंगे, how to structure your answer properly, and then of course we'll talk about answer length. So first let's talk about um, how to understand the question properly and how to decode the question. अच्छा, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, आपको mentors कहते हैं या आपके teachers कहते हैं कि read the question at least thrice. वैसे कहने को तो बहुत फजूल सी बात लगती है, लेकिन अगर आप इस सैंपल को देख के समझें, ये एक स्टूडेंट का सवाल था. दिस इज अ मॉक क्वेश्चन नॉट फ्रॉम द पास्ट पेपर्स. So the question is, how does the climate change affect the biosphere? So how does climate change affect the biosphere? तो इस स्टूडेंट ने सही आंसर किया हुआ है, लेकिन इस स्टूडेंट ने बहुत जनरल आंसर किया हुआ है. आई कैन सी फ्रॉम द आंसर दैट द स्टूडेंट हैज द प्रॉपर इंफॉर्मेशन. लेकिन अगर क्वेश्चन को वो ब्रेक डाउन कर ले कि फॉर एग्जांपल बायोस्फीयर क्या होता है, आप लोगों ने अगर पढ़ा है इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी, तो यू नो कि जो बायोस्फीयर है, इट इज consists of the atmosphere, the lithosphere, and the hydrosphere. So by breaking the concept of the biosphere down into components, I can decode the question कि how does climate change affect atmosphere? तो आपकी एक heading ये हो जाएगी. How does climate change affect the lithosphere? How does climate change affect the hydrosphere? How does climate change affect the atmosphere? फिर बायोस्फीयर की कुछ साइकिल्स होती हैं, जैसे वाटर साइकिल होती है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल होती है, कार्बन साइकिल होती है. तो जस्ट वन लाइन ऑन ईच इज इनफ. ठीक है. सो बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन प्रॉपर्ली यू कैन ब्रेक डाउन द क्वेश्चन इनटू कंपोनेंट्स, और फिर जब आप उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो द क्वेश्चन ऑल ऑफ अ सडन इट विल बिकम वेरी इजी, और उसका स्ट्रक्चर उसका इम्प्रूव हो जाएगा. आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो आपकी थिंकिंग है, वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू थिंक बेटर. आपकी जो इवन राइटिंग स्पीड है और जो आपकी टाइम मैनेजमेंट है, इवन वो भी बेहतर हो जाएगी जस्ट बाय ब्रेकिंग द क्वेश्चन डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट्स. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल, how does climate change affect the hydrosphere, for example? तो आप बता सकते हैं कि rising sea levels, ocean acidification की बात कर सकते हैं, आप water temperature के rises की बात कर सकते हैं. How does climate change affect the atmosphere? तो आप एक एक heading को you can explain each heading into 1 to 2 lines. ठीक है. So इस तरह bullets में नहीं लिखना. This is what I call the H1 heading or the main heading, and these are what I call the H2 headings or the subheadings. So skill number 1 for today's lecture is that you need to decode the question properly, and that's done by reading the question a couple of times and then by thinking of your syllabus. The syllabus में बायोस्फीयर कहाँ पे लिखा हुआ था. ठीक है. syllabus को अपने दिमाग में जो है visualize करें and think कि बायोस्फीयर के आगे क्या लिखा हुआ था, बायोस्फीयर होता क्या है. तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता when you start thinking about it कि अच्छा syllabus में environmental science में टॉपिक लिखा हुआ है environment, और फिर उसके नीचे the different components of the environment, फिर उसमें बायोस्फीयर होता है, और फिर बायोस्फीयर consists of what. ठीक है. तो इस तरह से and I'm sure you can extend it to 3 to 5 lines, लेकिन यहाँ पे जितना ज्यादा आपको कंटेंट मिल जाएगा just by brainstorming and structuring your answer properly, तो फिर आपको इतना ज्यादा आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.
You just need to emphasize the relationship between climate change and volcanic activity. You just need to emphasize कि climate change sea levels को किस तरह से rise करवाता है. ठीक है, तो आपका जो आंसर है उसमें अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना 5-6 लाइनें लिखने के चक्कर में वो इतने फिलर्स डाल देते हैं, फ्लावरी सेंटेंसेस डाल देते हैं, फालतू की बातें कर देते हैं. So you should just explain the causation between or the causal link between climate change and ocean acidification, for example, and you should explain it with clarity. ठीक है, your clarity of mind should reflect on the paper. आपने ये नहीं लिखना कि for example climate change causes changes in precipitation patterns. This is what I call a filler sentence. कि ये एक बिल्कुल फजूल बात है जो आपने heading से already examiner को बता दिया. ठीक है, आपने exact उसका correlation या causation establish करना. And then another heading that you can add is how climate change affects human health. And then you can discuss different ways that climate change can affect human health and aggravate human health related illnesses. और इस तरह से आप एक diagram भी by the way बना सकते हैं. For example, you can copy this exact diagram or you can further add some blocks under this diagram और आपका ये वाला आंसर बहुत अच्छे से attempt हो जाएगा. Now the point of showing this is कि ये सवाल का जवाब पढ़ के I can tell that the student has understood this concept properly और उसने सारा जवाब सही लिखा है. लेकिन अगर वो थोड़ा सा इसके ऊपर सोच लेता सिर्फ just by changing your thinking pattern, just by changing how you brainstorm, आपका आंसर जो है ना from about 2 marks you could have easily scored 5 out of 5. ठीक है, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा किताबों की जरूरत नहीं पड़ी. You didn't need any extra teachers. It was just a matter of how you uh, took the question and you decoded the question. Now let's have a look at another question, which is again a mock question. So the question is, how does the ozone layer protect life on Earth? ठीक है, इस स्टूडेंट ने फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इतना सा आंसर है, तो एज यू कैन सी उसकी क्वांटिटी ही बहुत ज्यादा कम है. सेकेंडली उसने कोई डायग्राम्स नहीं बनाए हैं टू फैसिलिटेट द आंसर. Secondly, a very, very big mistake in this question is if you read the highlighted part. Okay, besides, it also reflects solar radiation back to the sun. So the ozone layer does not reflect solar radiation. Reflect यहाँ पे लफ्ज गलत है, absorb सही लफ्ज होता है. ठीक है, that's how the ozone layer protects life on Earth. So just by using the wrong word, the student has scored 1 out of 5 marks, even though the rest of the concepts might be correct. लेकिन जिस तरह से आप अपनी बात को प्रेजेंट करें, आई एम श्योर स्टूडेंट को पता था कि जो ओजोन लेयर है वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, अब्सॉर्ब करता. लेकिन because of this careless use of words and then carelessly writing it, or maybe the student was not in his or her right presence of mind, सोच समझ के नहीं लिख रहा था या स्ट्रेस था उसको, तो सिर्फ एक लफ्ज की वजह से आपका पूरा का पूरा जो आंसर है ना वो एक तरह से जाया हो गया. So that's one mistake number 1 from this student's question. Mistake number 2 is कि जो चीजें मैंने underline की हुई हैं, अगर स्टूडेंट ने इसको headings में convert कर दिया होता तो the answer would have looked much better, उसका structure बहुत बेहतर हो जाता, it would have logically flowed. Remember that your answer should be logical. Consider the examiner as your student. यहाँ मैं लिख भी देती हूँ for your reference. The examiner is your student. Examiner ने आपसे एक सवाल पूछा है कि भाई मुझे बताओ कि how the ozone layer protects life on Earth. Now you have to explain to the examiner कि किस तरह से ozone layer Earth पे life को protect करती है. तो it must be logical, it must flow properly. So let's have a look at the second student's answer. तो इसने पहले ozone layer को define किया. Now if you have a look at the first student's answer, उसने भी पहले ozone layer को define करने की कोशिश की है. But just because उसने separately उसको as a heading नहीं show किया, तो उसकी वो वाली बात एग्जामिनर से मिस भी हो सकती है जब एग्जामिनर चेक कर रहा हो, या फिर मे बी जस्ट डिडंट रजिस्टर इन द एग्जामिनर्स माइंड. Here, have a look at the second heading. How does the ozone layer protect life on Earth? Now, this heading is really good because it picks up keywords from the question and it makes it into a H1 heading. So skill number 2, or rather skill number 3, I think, is that you have to pick up keywords from the question and convert that question into headings. ठीक है, this is extremely important. Number 1, it helps the examiner see कि आपने exact सवाल को आपको समझ आया and you're very relevant to the question. And number 2, it also helps you think and stay relevant. कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना ओजोन लेयर के बारे में जनरल बात करना शुरू हो जाएंगे, उसकी डिप्लीशन की तरफ चले जाएंगे यहीं पे. फिर स्टूडेंट ने इस तरह से बाय यूजिंग सब हेडिंग्स और H2 हेडिंग उसने जो है ना एटलीस्ट 7 हेडिंग्स डाली हैं और फिर कुछ हेडिंग्स मैंने भी डाल दी हैं. एंड देन
One more heading that the student could have added was ozone layer depletion. कि how ozone layer depletion is such a huge issue कि इसको मैं समझाती होती हूँ कि by understanding कि दिन क्या होता है, by defining the day you can understand the night. ठीक है, तो by using contrasts in your paper कि ओजोन लेयर की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए अगर तो आप ओजोन लेयर डिप्लीशन को एक्सप्लेन कर दें और उसके नेगेटिव इफेक्ट्स, स्पेशली उसके हेल्थ इफेक्ट्स, ठीक है, अगर आप उसको एक्सप्लेन कर दें तो यू हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यानी कान एक साइड से पकड़ने के बजाय आप दूसरे साइड से पकड़ लें तो आपने कान को बहुत अच्छे से पकड़ लिया। दैट्स अ नाइस एनालॉजी टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट कि आप जब भी आपको कोई कॉन्ट्रास्ट का समझ आए तो आप उसको ऐड कर दें। फिर we'll talk about this diagram later. Here let's have a look at this question. The question is from environmental sciences, what are the 5 layers of the atmosphere and what are their characteristics? Again, this is a mock question, not a past paper question. I just want you to have a look at this question overall. कि student ने जो है ना basically जो layers of the atmosphere हैं सिर्फ वही as H1 headings use किया, उसने कोई sub headings कोई H2 headings नहीं डाली हैं। तो the point of showing you this question is कि इस student के पास information थी और although information कम थी, you can see from all the reds के काफी सारी और information भी add हो सकती थी। लेकिन अगर इस सवाल को आप ऐसे attempt करें कि आप हर layer of the atmosphere को divide कर दें into sub headings, altitude बता दें, उसका temperature gradient बता दें, the composition of that layer, what kind of weather phenomena occur in that layer, if any, and then what is the boundary with that with the next layer or the stratosphere called, तो इसका आंसर troposphere होगा, tropopause होगा। फिर आप बता दें कि what are the effects of human activities on that layer, and this is a very very important heading because environmental science पढ़ने का जो एक तरीका है ना, the theme of environmental science is कि how humans affect the environment and then characteristics of that layer. तो इस तरह से आपकी this is your H1 heading or your main heading and then these two are your H2 or subheadings. So just by changing the structure of the answer, just by your paper attempting technique, आप अपने answer के जो score को बहुत अच्छे से elevate कर सकते हैं. And then one heading that this student missed was characteristics of the 5 layers of the atmosphere are determined by the following factors. ये आपको पता हो तो शायद ये एक past paper question भी है. I think it's from 2022. So you can use that same information from past paper questions as this heading. आयशा, आप पता लग गया ना? किसी ने नहीं बताया, मैंने बता दिया। So make sure कि आप अभी notes ले रहे हो इसके और आप इन चीजों को जहन में रख रहे हो। अच्छा, another thing, इस स्टूडेंट ने अगर ये कोई टेबल बना लेता है एक छोटी सी to summarize all of these characteristics and features, फिर जो हम लोगों ने क्लास में डायग्राम डिस्कस किया था, जो हमने ग्राफ डिस्कस किया था जिसमें ऑल्टीट्यूड, प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएशन और उसका ग्रेडियंट शो होता है, तो ये जो आंसर के यहाँ पे इसको 2 मार्क्स मिल रहे हैं, इसको इजीली इजीली 5 मार्क्स मिल सकते हैं और दिस इज विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। ये मैं आपको सिर्फ वो बातें बता रही हूँ जो आप एग्जाम में बैठ के आप जो है ना उस 3 घंटे में अपने आंसर को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी और नई किताब की जरूरत नहीं है, इसके लिए बस आपको अच्छे से सोचने की जरूरत है। तो कंसिडर दिस वर्कशॉप एज कि आपने एग्जाम में सोचना कैसे है, ठीक है। फिर दिस इज अनदर क्वेश्चन, वेयर डिड द क्वेश्चन गो। सवाल ये है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने नहीं लगी हूँ, लेकिन अनम शरीफ विल टॉक अबाउट लेंथ एट द एंड, डोंट वरी। अच्छा, सो द पॉइंट इज के सवाल को डिकोड करते हैं। एक्सप्लेन विद एग्जांपल द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। सो द एग्जांपल्स should be of the relationship. The examples don't need to be of individual cells, individual tissues or organs. जैसे इस स्टूडेंट का अगर आप आंसर देखें तो इस स्टूडेंट ने जो है पहले सेल्स को एक्सप्लेन कर दिया कि सेल्स यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्लांट एनिमल सेल्स होते हैं। ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, उसने बिल्कुल सही बातें की हैं, बट दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट नीडेड, इट्स इररेलेवेंट, ठीक है। यू आर नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन ओवर हियर। तो अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम से आके कहते हैं एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ मैंने रिवाइज किया हुआ था, इट वाज रियली इजी, बट दे एंड अप स्कोरिंग रियली बैड। व्हाई? Because their information might have been correct, but they were not relevant. They were not answering the examiner's question. तो बिल्कुल जैसे आप मेरे से कोई सवाल पूछो, मैं आपको उसका सही से जवाब ना दूं तो आप अपने एग्जामिनर स्टूडेंट को सही से जवाब ना दें तो फिर तो वो आप इरिटेट होकर आपके मार्क्स ही काटेगा ना। फिर हैव अ लुक एट द नेक्स्ट हेडिंग, टिश्यूज। उसने स्टूडेंट ने जो है ना सेल्स को अलग एक्सप्लेन किया, टिश्यूज को अलग एक्सप्लेन किया और ऑर्गन्स को अलग एक्सप्लेन किया, बट द क्वेश्चन वाज के एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द
कहाँ गया सवाल? Explain with examples the relationship between cells, tissues and organs. So you have to explain कि ये जो cells, tissues, organs हैं इनके दरमियान जो relationship है उसकी example बतानी है. तो if you have a look at this diagram, you explain that cells are building blocks of tissues, tissues are building blocks of organs, organs are building blocks of organ systems. ये सबको पता होता है, इसमें मैंने कोई नई बात नहीं बताई है. फिर आप explain कर दें कि cells are the smallest unit of life, ठीक है, and then tissues are cells that are grouped together to perform specific functions. तो आपने बता दिया कि tissues और cells का आपस में क्या relationship है. फिर आपने बता दिया कि when tissues are grouped together into organs and they perform complex functions, they're grouped together into organ systems which perform the most complex functions of all. So इस इंफॉर्मेशन का जिसने बेसिक बायोलॉजी भी पढ़ी है उसको ये बात पता होगी. इसमें मैंने कोई मुश्किल बात नहीं लिखी, but this answers the exact question that the examiner has asked. Now have a look at this diagram. कि पहले organ system की एक example उठा लें. Circulatory system आपने biological sciences में as part of human physiology you should have studied the organ system, circulatory system or the cardiovascular system. तो उसमें एक organ है heart. Heart में कुछ tissues होते हैं, for example the muscle tissue, for example connective tissue, for example nervous tissue. फिर आप उस एक एक टिश्यू का फंक्शन बता दें कि जो मसल टिश्यू है हार्ट में इसका क्या फंक्शन है, जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका फंक्शन है टू सपोर्ट द हार्ट और टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द हार्ट. फिर आप नर्वस टिश्यू का बता दें कि किस तरह से द नर्वस टिश्यू हेल्प्स टू ट्रांसमिट सिग्नल्स टू द हार्ट टू कंट्रोल द कंट्रैक्शंस ऑफ द हार्ट. तो आपने जो है ना बिल्कुल उस रिलेशनशिप के एग्जांपल्स दिए जैसे एग्जामिनर ने कहा. तो दिस इज अ गुड वे ऑफ अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन. फिर लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक जो पॉइंट आउट मैंने करनी है, दैट्स द यूज ऑफ फिलर्स. कि अगर आप इस इंट्रोडक्शन को देखें जो चीजें मैंने भी क्रॉस आउट की हुई हैं कि फालतू की बातें की हुई हैं. फिलर से एक तो आप एग्जामिनर को फालतू की इररेलेवेंट बात कर रहे हैं, दूसरा आप एम्प्टी सेंटेंसेस दे रहे हैं जिनका कोई मकसद नहीं है. फॉर एग्जांपल इन द यूनिवर्स, यू डोंट नीड टू से दिस. ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स ऑल आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. You didn't need to say this part. ठीक है, so don't use empty sentences just to fill up the space. So examiners smart enough to understand कि आपने जो है ना ये फालतू की बात की हुई है. तो make sure कि आप एग्जामिनर को इस तरह धोखा देने की कोशिश ना करें. फिर let's have a look at this diagram of this. Let's have a look at this heading. यहाँ से स्टूडेंट ने असल बात जो है ना यहाँ से स्टार्ट की है. जब उसने हेडिंग दे दी, क्वेश्चन से निकाल के कीवर्ड्स दे दिए, एग्जांपल्स ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. तो उसने सेल्स बताया, उसी सेल से टिश्यू बनाया, उसी टिश्यू से ऑर्गन बनाया और उसी ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना दिया. फॉर एग्जांपल आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में एज पार्ट ऑफ योर बायोलॉजिकल साइंसेस कोर्स. तो उसमें आपको पता है nervous system is composed of one organ called the spinal cord. The spinal cord is consisting of nervous tissue and nervous tissue consists of one cell which is called the motor neuron. तो ये इसमें कोई नई बात नहीं है. I'm sure each and every one of you knows this information, but how you think in the exam and how you understand the question in the exam is what is important. Here have a look at this conclusion. इस कंक्लूजन में इसने बातें सारी सही की हैं, लेकिन नंबर वन इसने बातों को रिपीट कर दिया. और अगर यही बातों को वो स्टूडेंट एक डायग्राम में कन्वर्ट कर देता तो द आंसर कुड हैव बीन मच बेटर. ठीक है, तो इस तरह की बातें करके आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं बिकॉज यू कैन नॉट राइट विद द स्पीड ऑफ लाइट, राइट. तो अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से लिख सकते हैं तो फिर तो आप जैसी मर्जी फिलर सेंटेंसेस और जो मर्जी करें ना. लेकिन जब आपके पास टाइम भी लिमिटेड है तो ट्राई टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू डायग्राम्स wherever possible and make sure that you don't repeat information. कि आपने इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखने के चक्कर में ना आप इंफॉर्मेशन को रिपीट करें. ठीक हो गया. सो द स्किल्स दैट वी लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन. स्किल नंबर वन कि आपने किस तरह से सवाल को समझना है, सवाल से कीवर्ड्स निकालने हैं. और सवाल कभी कभी इतना बेसिक होता है सच एज दिस क्वेश्चन कि अगर आप सही पैटर्न पे सोच रहे हो तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड गेट गुड मार्क्स. नंबर टू जो स्किल आपने सीखी वो ये है कि आपने फिलर सेंटेंसेस नहीं डालने जैसे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में डाले हुए थे. ठीक हो गया. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको स्किल्स सिखानी है, नंबर वन स्किल कि किस तरह से आपने जार्गन यूज करना है. तो सवाल है एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कंपोनेंट्स उसने स्टार्ट किया नोज एंड माउथ से. ठीक है, नंबर वन अगर वो नोज एंड माउथ को उसने सारा एक्सप्लेन किया है कि द नोज इज मोर एफिशिएंट देन द माउथ बिकॉज इट हेल्प्स टू फिल्टर आउट ऑल द डस्ट पार्टिकल्स. बट द स्टूडेंट हैज नॉट मेंशन कि what exactly is in the nose is that filters the
the dust particles to cilia or mucous membrane. तो किस तरह से आप just by adding these two words cilia और mucous membrane आप jargon ऐड कर रहे हैं, आप टेक्निकल बात ऐड कर रहे हैं और आप अपने आंसर को एलिवेट कर रहे हैं। फिर एक और चीज जो इस सवाल से आपने सीखनी है वो है हेडिंग्स। आपने हेडिंग्स किस तरह बनानी है। एक तो मैंने आपको हेडिंग्स का असूल बता दिया कि द फर्स्ट रूल इज that you must use keywords from the question. ठीक है, convert the question into headings. The second rule I've taught you guys is that you must add both H1 headings, which are your main headings, and H2 headings. Number three, from this question, you're going to learn how to make your headings comprehensive and catchy. So for example, जो heading थी ये वाली pharynx throat, तो अगर आगे आप लिख दें कि pharynx a passageway for food and air, तो आपने वहीं पे जो है ना heading में एग्जामिनर को बता दिया कि you know what the pharynx is about. आप heading में उस structure का function बता सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नोज के आगे अगर आप कोलन डाल के लिखते हैं नोज ब्रीदिंग एंड ऑल्फैक्शन, तो एग्जामिनर को ऑल्फैक्शन मींस स्मेल, इट्स जस्ट द टेक्निकल वर्ड फॉर स्मेल। सो आपने एग्जामिनर को वहीं पे बता दिया कि यू नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, और आपने जो आगे लिखा होगा वो आपने रेलेवेंट लिखा होगा। एंड बिकॉज वी मेक हेडिंग्स यूजिंग मार्कर्स, तो आपकी जो हेडिंग है वो फॉरन प्रोमिनेंट हो जाती है एंड जस्ट फ्रॉम अ ग्लांस एग्जामिनर को नजर आ जाएगा कि आपने रेलेवेंट बातें लिखी हुई हैं और आपने एक्यूरेट बातें लिखी हुई हैं। सो फॉर एग्जांपल लैरिंग्स के आगे अगर आप लिख दें कि वेयर साउंड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, या वोकल कॉर्ड्स आप आगे लिखते हैं, तो दी हेडिंग is improved जब आप heading को in order to make the heading comprehensive you should make sure that the heading is a phrase 3+ words, ठीक है, instead of a single word heading. So that would be a quick tip to make comprehensive headings. फिर आप जो है ना फर्दर इस क्वेश्चन में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके लिए एक डायग्राम बना सकते हैं कि किस तरह से द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कि आप सारे स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन कर दें, फिर आप लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक्सप्लेन कर दें और उसको भी फर्दर ब्रेक डाउन कर दें कि किस तरह पहले ट्रेकिया आता है। तो दिस इज अनदर डायग्राम दैट यू कुड ऐड इन योर क्वेश्चन, बिकॉज सवाल ये है कि आपने जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करने हैं, तो आपके जो डायग्राम्स होने चाहिए ना, द डायग्राम शुड डायरेक्टली आंसर द क्वेश्चन। तो आप डायग्राम बना दें, उस डायग्राम को लेबल कर दें कंपोनेंट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, components of respiratory tract, upper respiratory tract के components बता दें, lower respiratory tract के components बता दें, and you should make your diagram with a marker, तो foreign examiner को prominent हो जाएगा कि आपने बिल्कुल सवाल को relevant attempt किया। तो फॉर एग्जाम्पल जो हेडिंग्स की मैं बात कर रही थी कि अगर आप ब्रोंकाई के आगे लिखते हैं द एयरवेज दैट लीड टू द लंग्स, अब ब्रोंक्यूल्स के आगे लिखते हैं स्मॉलर एयरवेज or smaller airway tubes that lead to the lungs. So right there and then in the bold heading you've told the examiner कि आपने सवाल को सही से समझा है और आपने बिल्कुल relevant तरीके से attempt किया। अच्छा, फिर एक कुछ चीजें होती हैं जो छोटी छोटी स्टूडेंट्स जो हैं उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते। फॉर एग्जांपल इसने डायफ्राम को यहाँ डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ था, लेकिन उसने उसको हेडिंग डाल के उसको प्रॉपर डायफ्राम की डेफिनेशन ही लिखी थी, जो कि मैंने यहाँ पे डाल भी दी है। तो आप सिर्फ आप एक लाइन ऐड करके आप एग्जामिनर को समझा सकते हैं कि आपने सही से पढ़ा और आपने रट्टे नहीं लगाए, आपने कहीं से चीजों को याद नहीं किया और आपको सही कॉन्सेप्ट्स हैं और आपने कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को स्टडी किया। और one very important student that this student thing that this student missed was कि alveoli क्या होते हैं। alveoli, this is where the gas exchange actually occurs। और ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम बहुत फंसा फंसा है, तो अगर आप इसको हाफ पेज पे बना लें डायग्राम को, so that would be a great thing. Now, one more thing that this student could have done to improve this answer was कि add this heading functions of the respiratory tract, कि आप overall functions बता दें जो obviously student को पता थे कि gas exchange होती है, voice production होती है, protection होती है because of the mucous membrane and the cilia, so और immune cells भी होते हैं throughout the respiratory tract। तो ये वाली heading डाल के because these are the exact functions of the components of the respiratory tract, इस तरह की heading डालने के लिए आपको थोड़ा सा you need to step a little outside of the box and think outside the box कि आपको जो है ना और क्या ऐड करना चाहिए कि examiner who's your student will understand the concept better। फिर वन मोर टिप फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज कि आपने नोटिस किया कि सवाल को मैंने डिवाइड कर दिया कंपोनेंट्स को बिटवीन द अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंपोनेंट्स। तो अगर आप सवाल में कुछ डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन कर दें, जैसे मैंने कहा ना कि कॉन्ट्रास्ट से आप अपनी बात को ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं,
तो बिल्कुल वैसे ही अगर आप कुछ डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन कर दें इन जस्ट अ सिंगल लाइन कि फॉर एग्जांपल जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके जो कुछ इन्फेक्शंस हैं उसमें कॉमन कोल्ड इज एन इन्फेक्शन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फिर आप लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस एक्सप्लेन कर दें उसके जो डिजीजेस हैं, फॉर एग्जांपल निमोनिया इज इट infection of the lungs, ठीक है, it could be a viral bacterial infection, bronchitis is inflammation of your bronchi, asthma को explain कर दें। तो this is just two extra lines, और if you want आप इसको डायग्राम में कन्वर्ट कर दें तो it's going to take 1 more minute of your time, ठीक है, और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा आपको नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, सिंपल बातें आपको पता ही होंगी कि निमोनिया कि शायद आपने उसकी सारी सिम्टम्स भी नहीं लिखनी, हमने सिर्फ उसको ये बताना है कि दिस डिजीज इज ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या आप इसको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, आफ्टर एक्सप्लेनिंग द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आप उसके इलनेसेस को बता दें, ठीक है। रियल में हम डिजीजेस को इट्स नॉट आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द क्वेश्चन, हम इसको सिर्फ एक लाइन में एक्सप्लेन करें टू एम्फसाइज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो दिस इज एक्स्ट्रा श्योर, ठीक है, दिस इज नॉट कंपल्सरी, ये ऑप्शनल है, लेकिन इस तरह की ऑप्शनल चीजें अगर आपके पास टाइम है और अगर आप टाइम को अच्छे से मैनेज करें तो ये आपके आंसर को एलिवेट कर सकती हैं, ठीक हो गया। So from this question we've learned how to use contrast के especially biological sciences में आप illnesses और diseases को use कर सकते हैं to explain the question at hand and make sure that you're relevant of course, और दूसरी चीज आप जो है जो diagram add कर रहे हैं make sure that the diagram is legible, and number two make sure कि जो diagram है वो इस तरह से जो है ना घुसाया नहीं हुआ जैसे इन्होंने घुसाया हुआ, तो अगर आपका डायग्राम आधे पेज पे भी चला जाए और ये वाला डायग्राम अगर आप शिफ्ट कर दें आफ्टर द इंट्रोडक्शन बिकॉज यू आर यूजिंग दिस डायग्राम टू एक्सप्लेन ऑल द कंपोनेंट्स फर्दर, तो आप इसको अगर बिल्कुल इंट्रोडक्शन के बाद शिफ्ट कर दें तो इट वुड हैव लुक्ड बेटर। और दूसरी चीज आपने हेडिंग्स को सीखा कि किस तरह से विदाउट एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप अपनी हेडिंग्स को कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हैं, एंड आई होप यू ऑल नो कि हेडिंग्स हम मार्कर से बनाते हैं। But this is another question to show you guys, number one, how to break down the question, and number two, how to use headings. So the question is, describe the cell structure and at least three differences between an animal cell and a plant cell. So the question can be divided into two parts. Okay, describe the cell structure. So आपका 50% of your time and your quantity or the length of the answer should be about the cell structure, and the rest of the answer, the rest of the 50% should be about the differences, ठीक है। तो again simple information है, cell membrane के आगे अगर आप heading में in order to make the heading comprehensive आप लिख दें कि the cell's protective barrier, cytoplasm the cell's living area, ठीक है, इस तरह के catchy phrases डाल दें। For example, the nucleus is like the cell's brain, and because this is an analogy so I've added these quotation marks। फिर फॉर एग्जांपल जो राइबोसोम्स हैं उनको हम कह सकते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, जो लाइसोसोम्स हैं उनको हम कह सकते हैं गार्बेज डिस्पोजल ऑफ द सेल, बिकॉज अच्छा दिस इज नॉट jargon, दिस इज लाइक एन एनालॉजी, इस वजह से अगेन कोटेशन मार्क्स में इसको डाल दिया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया इज लाइक द पावर हाउस ऑफ द सेल, द क्लोरोप्लास्ट इज लाइक द फूड फैक्ट्री ऑफ द सेल दैट प्रोड्यूसेस फूड फॉर द सेल, ठीक है। फिर इवन दो द एग्जामिनर हैज रिटन कि आपको एटलीस्ट 3 डिफरेंसेस बताने हैं, बट बिकॉज ऑफ द वर्ड एटलीस्ट अगर आप 5-6 डिफरेंसेस बता दें, थोड़ा ज्यादा डिफरेंसेस बता दें तो इट ऑलवेज हेल्प्स, बिकॉज सिर्फ 3 का वर्ड नहीं लिखा हुआ, एटलीस्ट 3 लिखा हुआ है, तो द एग्जामिनर वर्ड्स द क्वेश्चंस वेरी वेरी केयरफुली। आपको आप कहेंगे अच्छा ये तो वैसे एटलीस्ट और खाली 3 लिखने में क्या फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। जो एग्जामिनर जब अपनी मार्किंग स्कीम्स वगैरह बनाते हैं तो दे वर्ड द क्वेश्चंस वेरी वेरी केयरफुली, सो यू मस्ट रीड द क्वेश्चन ताकि आप क्वेश्चन को सही तरह से इंटरनलाइज कर सकें, उसको डिकोड कर सकें, and you understand the examiner's mindset behind making that question कि examiner आपसे चाहता क्या है। तो इस सवाल में diagram missing था, the student should have added a proper diagram for number one an animal cell, number two a plant cell, and number three a diagram that shows all the cell structures, ठीक है। फिर इसने और जब भी डिफरेंस का लफ्ज आए ना तो यू मस्ट मेक अ टेबल, जैसे टेक्स्ट बुक्स में टेबल बनी होती है ना डिफरेंस की, तो आप प्लांट सेल को यहाँ एक्सप्लेन कर दें, एनिमल सेल को यहाँ एक्सप्लेन कर दें, ठीक है, और अगर आपका दिल करे तो आप उसको पैराग्राफ फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर दें डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन की किस तरह की रिक्वायरमेंट है, ठीक हो गया। सो दिस वाज सम जनरल डिस्कशन ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चंस, तो स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं, हेडिंग्स किस तरह की बनानी है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द सॉल्व पेपर फ्रॉम 2023।
Again, let's very quickly go through this. Yes, अनम आप टेबल फॉर्म में बना सकते हैं और डायग्राम भी बना सकते हैं और उसको पैराग्राफ फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन फिर जो आपकी टेबल में बात होगी ना वो बहुत ज्यादा समराइज्ड फॉर्म में होगी. Now let's have a look at this question. The question is what is wildfire? तो आपने wildfire को define करना है. The next part of the question is explain its types, causes, spread and prevention. तो सवाल के 5 हिस्से हैं. ठीक है, there are 5 parts of the question and you must answer each part. ठीक है, so यहाँ पे what is a wildfire उसकी मैं heading नहीं मैंने डाली हुई, वो भी heading भी डालनी है. What is a wildfire? ठीक है, bold आपकी headings markers के साथ होनी चाहिए. ठीक है, इतने डिफरेंट कलर्ड पेन्स लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट ब्लू मार्कर एंड ब्लू बॉल पॉइंट इज इनफ. फिर सवाल का अगला पार्ट था टाइप्स ऑफ वाइल्ड फायर्स, तो आपने उसको भी मार्कर के साथ यूज करके आपने टाइप्स ऑफ वाइल्ड फायर्स को एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, फिर कॉजेज ऑफ वाइल्ड फायर. The third part of the question was causes of wildfire. Instead of mentioning random causes or a long list of causes, मैंने causes को categorize कर दिया कि कुछ causes होते हैं human activity की वजह से, कि फॉर एग्जांपल कोई कैंप फायर जला के छोड़ दिया या कोई सिगरेट पड़ा हुआ था वो अभी वो बुझा नहीं था, कोई डेब्री है या कोई आर्सन कोई जानबूझ के आग लगा दे. तो ऑल ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज आर कैटेगराइज्ड इनटू वन प्लेस. और अगर आप इसको बुलेट्स में डालना चाहें तो यू कैन आल्सो कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू बुलेट्स. ठीक है, फिर लाइटनिंग कॉजेज भी होते हैं. ठीक है, तो आप इसको ये भी कर सकते हैं कि दिस सेकंड हेडिंग कुड हैव बीन नेचुरल कॉजेस. ठीक है, और उसके आगे आप लाइटनिंग स्ट्राइक्स को एक्सप्लेन कर दें कि जो ड्राई रीजन्स में ड्राई फॉरेस्ट में जहाँ लाइटनिंग होती है तो दैट कुड लीड टू वाइल्ड फायर्स. एंड देन पावर लाइंस. ठीक है, बिकॉज पावर लाइंस आर नॉट डायरेक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमंस जो पावर लाइंस होती हैं उनको नहीं स्पार्क करवाते, तो दैट वुड बी अ सेपरेट हेडिंग. फिर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वाज हाउ डू वाइल्ड फायर्स स्प्रेड. सो स्प्रेड ऑफ वाइल्ड फायर्स इज द नेक्स्ट हेडिंग, और यू कुड make the heading longer by saying how do wildfires spread, और फिर आप weather conditions को explain कर दें. Again इसको भी आप जो है ना further bullets में बता सकते हैं कि इसमें जो है ना dry conditions की बात की है मैंने और strong winds के example दिए. तो and then you should explain exactly how dry conditions lead to wildfires, के उसकी वजह से ज़्यादा flammable हो जाता है, और जो strong winds हैं they can help to spread wildfires. फिर the topography is also important in the spread of wildfires, कि किस तरह से जो topography है land किस तरह का है. फिर fuel availability. फिर the next part of the question was prevention of wildfires, prevention and control. So again, instead of making long paragraphs about prevention, अगर आप उसको headings में divide कर दें, and each heading should be comprehensive, कि आपने जो है ना सही से एक्सप्लेन किया है कि फॉर एग्जांपल अर्ली डिटेक्शन में जब आपने बात की तो आपने सर्वेलेंस सिस्टम्स, वॉच टावर्स, एरियल पेट्रोल्स, आपने हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया. और बिकॉज द क्वेश्चन इज ऑलरेडी लॉन्ग, में जो है ना सर्वेलेंस सिस्टम्स को और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी. मैंने कीवर्ड डाल दिया तो मैंने एग्जामिनर को बता दिया कि आई नो the answer to the question. If the question was just on prevention and control तो मेरी ये H1 heading होती, और फिर जो है मैं इसमें further ये मेरी सब हेडिंग्स हो जाती. ठीक है, ये 4 मेरी सब हेडिंग्स बन जाती और इनके ऊपर मुझे एक एक दो दो लाइंस लिखनी होती. तो जो आपका कंटेंट है, आप कंटेंट को किस तरह से यूज करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. ठीक हो गया. फिर लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. दिस इज 2.5 मार्क्स क्वेश्चन, बिकॉज सवाल 5 मार्क्स से सवाल को डिवाइड किया हुआ था 2 पार्ट्स में. अगेन ये एक डिफरेंट टाइप का सवाल है अबाउट डिफरेंशिएशन. तो पहले आपने जो है ना डेफिनेशन को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर आपने उसके स्कोप को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर आपने एक्सेस और को डिफरेंशिएट कर दिया, इंटरनेट के एक्सेस और एक्सेस ऑफ नेटवर्क. फिर आपने पर्पस को डिफरेंशिएट कर दिया. एंड यू सी हाउ द स्ट्रक्चर इज सो यूनिफॉर्म, कि मैं हर पैराग्राफ में पहले नेटवर्क की बात करी हूँ, फिर इंटरनेट की बात करी हूँ, और उसका जो पर्पस है उसकी उस हेडिंग के मुताबिक बात कर रही हूँ. Here, another thing that you can do is कि you can summarize all of the differences in the form of a table. कि आपने जो है ना यहाँ पे characteristics या features बता दिए that you're using to differentiate it. और फिर आपने एक examples को भी बता दिया कि how the network and the internet are different. उनके examples दे के आपने explain कर दिया. ठीक हो गया. So this is how you attempt such a question. फिर the next part of the question was what is the difference between application, program and software. ये question दिखाने का the point of this question is कि आप जो है ना again
पहले तो हमने किया ना कि हमने डिफरेंसेस को, फॉर एग्जांपल हमने एक्सेस और पर्पस के नीचे नेटवर्क और इंटरनेट की बात कर दी। इस डिफरेंस के सवाल को मैंने स्लाइटली डिफरेंट तरीके से अटेम्प्ट किया। इसको मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया कि पहले मैंने प्रोग्राम की सारी बातें कर दी, डेफिनेशन, नेचर, एग्जांपल। फिर मैंने एप्लीकेशन की डेफिनेशन, नेचर, एग्जांपल बता दी, इंस्टेड ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चंस मेथड के मैं डेफिनेशन को मेन हेडिंग डालूं और उसके नीचे डिफरेंशिएट करूं। ठीक है। तो द पॉइंट ऑफ शोइंग यू दीज टू क्वेश्चंस इज कि आप किस तरह से, जिस तरह भी आप कंफर्टेबल हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, आपने डिफरेंसेस बतानी है एंड मेक श्योर कि आप उसमें टेबल बना लें, या अगर आप टेबल नहीं बनाना चाहते तो आप एक वेन डायग्राम भी बना सकते हैं, जिसमें आप जो है ना इंटरनेट की और नेटवर्क में डिफरेंसेस बता दें, जो उनमें कॉमन कंपैरिजन है वो आप वेन डायग्राम के मिडिल में लिख सकते हैं। वलीद, आप ये आंसर पढ़ लेना एंड देन you'll get the answer to your question. फिर ये एक बायोलॉजिकल साइंसेस से सवाल है। How are carbohydrates, proteins, fats digested in humans? ठीक है। शुरू में मैंने जो ना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया which is optional। आप जनरल साइंस में इंट्रोडक्शन दे दें या ना दें, और इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आर ऑप्शनल इन जनरल साइंस। ठीक है, जरूरी नहीं आप दें, अगर आपके पास टाइम है तो दे दिया करें। अच्छा, फिर इस सवाल के तीन हिस्से हैं। द पॉइंट ऑफ शोइंग यू दिस क्वेश्चन इज के इस क्वेश्चन में जो है ना ये पास पेपर से नहीं है, आई थिंक ये मॉक से ही सवाल है, or it might be from the past papers, I'm not sure, but the point of this question is कि इस सवाल का स्कोप इतना ज्यादा है कि यूजुअली सवाल आता है कि how are carbohydrates digested, लेकिन इस सवाल का स्कोप इतना ज्यादा है। दिस क्वेश्चन consists of an entire long topic। ठीक है, कि आप कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बताएं तो इसके ऊपर एक पूरा का पूरा 5 मार्क्स का सवाल भी आ सकता है। तो इस तरह का सवाल करना जो है ना, इट्स अ स्किल ऑन इट्स ओन, बिकॉज यू हैव टू squeeze all the relevant information and keywords into one place। ठीक है, आपने जल्दी जल्दी लिखना है, आपने, आपके पास जो क्वांटिटी है और जो आपके पास टाइम है वो लिमिटेड है, आपने लेंथ लिमिटेड लिखनी है। तो इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए मैंने उसको ब्रेक डाउन कर दिया सारे डाइजेशंस को बिटवीन द माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रोटीन डाइजेशन भी स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिकॉज माउथ में नहीं होती है। और जो फैट डाइजेशन है उसको भी फैट, माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से दिस इज अ 2023 क्वेश्चन। ठीक है, तो किस तरह से सवाल जो है ना, सवाल का जो स्ट्रक्चर है ना, इट्स यूनिफॉर्म, कि किस तरह से तीनों हेडिंग्स तीनों जगह पे हैं। फिर आप देखें कि मैंने किन चीज़ों को बोल्ड किया हुआ है, जो एंजाइम्स के नाम है और जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जो जार्गन है, उसको मैंने बोल्ड कर दिया, सो या आप अंडरलाइन कर दें, सो दैट द एग्जामिनर कैन सी राइट देयर कि आपको बातें आती हैं। फिर आप इस तरह का डायग्राम बना दें जिसमें आप जो है ना पूरे के पूरे जो डाइजेशन है प्रोटीन्स की, वो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरह से आती है। तो आपने नंबर वन आपने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना दिया, नंबर टू आपने उस पे प्रोटीन डाइजेशन को मैप मैप आउट कर दिया। ठीक है, और आपने कुछ एक्सप्लेनेशन वहीं पे डाल दी। ठीक है, फिर दिस table is a summary of all the enzymes that are needed for the digestion of carbohydrates। उसके end products क्या होते हैं, what is the source of release of that enzyme। तो आपने जो है ना, जो एंजाइम, जो इम्पोर्टेंट बात है ना, आपने उसको टेबल में डाल दिया। ठीक है, अगर ये वाला आप डायग्राम डालना चाहें तो डाल दें, इट्स ऑप्शनल। इसमें भी जो है ना द एंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज मैप्ड आउट प्रॉपर्ली। तो अगेन द डायग्राम शुड आंसर द क्वेश्चन डायरेक्टली। ठीक हो गया, एंड अगेन दिस डायग्राम इज ऑप्शनल एज वेल। और फिर अगर आप चाहें तो आप कंक्लूजन दे सकते हैं। आप नोटिस करेंगे मैंने हर सवाल में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन नहीं दिया हुआ, सिर्फ उस सवाल में दिया हुआ जहां मुझे लगा जरूरत है या जहां आपके पास लिखने का टाइम हो। और यहाँ पे जो है ना मैंने एक important बात कर दी कंक्लूजन में कि digestion involves both mechanical and chemical breakdown of these macronutrients। ठीक है, so the introduction and conclusion is optional, it depends on the nature of the question, and number two, whether you have time or not। Hey, this is a question from physical sciences। The question has again three parts। What is the black hole? यानी आपने black hole को define करना है और उसको describe करना है यहाँ पे। फिर the next part of the question is how are black holes formed, and the third part of the question is how are black holes discovered। The point of showing you this question is कि number one आपने what is black hole को बता देंगे आप, how are black holes formed भी बता देंगे आसानी से, और उसमें make sure कि आप उसकी जो सब headings है उनको भी bold कर दें, क्योंकि the names of these black holes, the types of these black holes are
consider the technical jargon over here. ठीक है, तो फिर जो टेबल है ना, द टेबल आंसर्स द क्वेश्चन डायरेक्टली। तो जो आपका डायग्राम हो या जो आपकी टेबल हो, इट मस्ट बी अ डायरेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। आपने कोई फालतू की टेबल्स या डायग्राम्स नहीं बनाने हैं। फिर द नेक्स्ट हेडिंग इज हाउ ब्लैक होल्स आर डिस्कवर्ड। अगर आप चाहें आप इसको जो है ना, इस हेडिंग को भी डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको मैं माइक्रो डायग्राम कहती हूँ। ठीक है, और फिर दिस हेडिंग इज एक्स्ट्रा। ये आप जाहिर है एग्जाम में तो नहीं इन्वेंट कर सकते एक साइंटिस्ट के नाम हु स्टडीड द ब्लैक होल्स, लेकिन अगर आप अपनी तैयारी को इस तरह से बनाएं, इस तरह स्ट्रीमलाइन करें अपनी प्रेपरेशन को बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड फॉर द एग्जाम, तो आप इस तरह की एक्स्ट्रा चीजें अभी अपनी तैयारी में भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप सिर्फ स्टेफन हॉकिंग का नाम भी लिख दें तो दैट्स मोर देन इनफ, एंड दीज डेट्स अगेन आर ऑप्शनल। Here, this is another type of question which is very different from the previous questions that we've done. The question is write a note on liver juice bile. So because the question is write a note, तो आपने जो है ना, आपका जो नोट होना चाहिए, it must be very very comprehensive. आपने बाइल के बारे में आपको जो जो पता है आपने इस नोट में ऐड करना है। तो इस वजह से जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन दिखाया था फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की डाइजेशन वाला, कि इस क्वेश्चन का स्कोप इतना वाइड है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपने स्क्वीज करनी है into one place. तो this question is like the opposite, कि सवाल इतना छोटा सा है कि you must make sure कि आप बाइल के बारे में हर चीज इस नोट में ऐड कर सकें। So what is bile, उसकी definition से start करें, फिर what is bile composed of, what's the chemical composition of bile, आप उसको explain कर दें। फिर this is a really comprehensive table on all the properties of bile। तो यहाँ पे आप टेबल की हेडिंग डाल सकते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइल। अगेन दिस टेबल डायरेक्टली आंसर्स द क्वेश्चन कि बाइल आती कहाँ से, उसका कलर क्या होता है, उसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, where is it produced from, where it's stored, where it's released, और उसकी जो पर डे प्रोडक्शन है। अगर आपको इस तरह की टिडबिट्स पता है तो आप इस तरह की चीजें भी डायग्राम में ऐड कर सकते हैं। एंड देन अ सेपरेट हेडिंग ऑन द फंक्शंस ऑफ बाइल इन डाइजेशन। आपने एग्जामिनर को साथ ही बता दिया कि जो बाइल होती है उसकी जो मेन फंक्शन है, इट्स लिंक्ड विद डाइजेशन। फिर आप इस तरह से नंबर्ड लिस्ट या बुलेट्स बना सकते हैं where you explain the role of bile comprehensively। फिर बायोलॉजिकल साइंसेज में डायग्राम्स जो कि इलस्ट्रेशंस हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर जो बायोलॉजिकल साइंसेज में स्पेशली जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हैं, आप 1 घंटा स्पेंड करें और सारे के साइड पे डायग्राम्स बनाना प्रैक्टिस कर लें कि आप विद इन 30 सेकेंड्स आप ये वाला डायग्राम बना सकें। एंड इट्स वेरी सिंपल टू मेक if you have practiced it, और आप इसको visualize सही से कर सकें। So make this 2 to 3 times और आप बहुत easily इसको बना सकते हैं within less than 30 seconds। फिर गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल, ये भी एक प्रॉपर हेडिंग की शक्ल में मैंने डाल दिया और फिर एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ द गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल एंड व्हेन डज इट रिलीज बाइल। ठीक है, फिर दिस इज एक्स्ट्रा। ठीक है, दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस, लेकिन अगर आप इसको एक तरह से देखें तो एक तरह से सिलेबस का हिस्सा भी है कि जब आप बाइल के फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो उसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो दीज आर वेरी सिंपल डिजीजेस रिलेटेड विद बाइल। तो अगर आप इस तरह की थोड़ा सा आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप जो ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड सारे के सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनका एक एक डिजीज आपको पता होना चाहिए। फिर ये एक और डिफरेंट नेचर का सवाल है। इस सवाल को दिखाने का मकसद ये है कि ये वाला सवाल जो है ना, दिस इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन, यू कुड एक्सपेक्ट this part of the question especially in your current affairs or Pakistan affairs papers when you write a note on energy resources। ठीक है, तो इस वाले सवाल को आपने how do you make it the question of science, कि write a note on energy sources by number one making this diagram, कि biosphere को अगर आपने पढ़ा हुआ है तो you'll understand this diagram easily। ठीक है, नंबर टू by explaining the science behind these sources of energy, कि जो solar energy है वो किस तरह से solar energy is important because it powers photosynthesis, और किस तरह से जो solar energy है it can actually be converted into electricity as well। फिर wind energy में भी you explain the science behind wind energy, hydropower, thermal energy, biomass, biofuel आपका एक पूरा टॉपिक है। तो अगर आप इसके ऊपर ज्यादा भी लिखते हैं बायोफ्यूल के ऊपर तो उसको आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर दिस इज एन एक्स्ट्रा हेडिंग कि हाउ टू यूज दिस एनर्जी सस्टेनेबली, बिकॉज अक्सर हमारी एनर्जी रिसोर्सेज में द इशू इज कि आप सस्टेनेबल तरीके से आप एनर्जी रिसोर्सेज को यूज कर सकें, वेदर दे रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी।
और फिर बायोस्फीयर को डिफाइन कर दें। अगर आप चाहें तो आप उसके कंपोनेंट्स की एक सेपरेट हेडिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे आप एक सेपरेट हेडिंग डाल दें कंपोनेंट्स। तो अगेन द पॉइंट ऑफ शोइंग यू दिस इज कि सबको पता होगा एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं। अगर किसी ने एनवायरमेंटल साइंस को पढ़ा है थोड़ा बहुत भी तो उसको पता है बायोस्फीयर क्या होता है। और अगर आप इसमें इस तरह की सब हेडिंग्स डाल दें कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर, जो मैंने यहाँ नहीं डाली, आई शुड हैव एडेड दिस एज वेल, तो आपका जो जवाब है वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो उसको देख के परेशान नहीं होना। अगर आप ऐसी आपको शौक है इस तरह के टिडबिट्स का, या आप ऐसी बातें आपको याद रह जाती हैं तो गुड इनफ, अदरवाइज दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ठीक हो गया। And then the last question for today is from cell biology. The question is explain the differences in the structure and function between a cell wall and a cell membrane. तो इस सवाल को अटेम्प्ट करने के दो तरीके हैं, इसलिए मैंने आपको सवाल लिखा है कि पहले आप मेन हेडिंग डाल दें सेल वॉल का स्ट्रक्चर बता दें, सेल वॉल का फंक्शन बता दें। फिर आप की सेकेंड हेडिंग हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन, उसका भी स्ट्रक्चर बता दें, उसका भी फंक्शन बता दें। ठीक है। एंड बिकॉज द क्वेश्चन इज डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस को आप अलग से भी एक्सप्लेन कर दें कि उनकी किस तरह से स्ट्रक्चर फंक्शन के अलावा भी डिफरेंसेस हैं, जैसे लोकेशन, थिकनेस, कॉम्पोजिशन, फंक्शन। ठीक है। फिर आप एक डायग्राम जरूर बनाएं, बिकॉज द डायग्राम कैन हेल्प यू further illustrate the differences between the cell structure of plant and animal cell, और जो उसमें cell wall है, तो इस तरह का quickly diagram बना दें। And then of course this table is extremely important because it helps to summarize the exact differences between cell wall and cell membrane। ठीक है। और जो सवाल था उसमें mainly function का और structure का पूछा गया था। तो these are the two primary headings of your table, और जो बाकी सारी हैं these are optional but of course relevant over here। ठीक है। तो इस सवाल को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि जैसे ये वाला सवाल यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ हुआ है कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर और फंक्शन। अनदर वे ऑफ अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन कि आप मेन हेडिंग स्ट्रक्चर की डालें और उसमें आप सेल वॉल का स्ट्रक्चर बताएं और फिर आप सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताएं। देन योर सेकंड हेडिंग कुड बी ऑफ फंक्शंस, और फिर उसमें सेल वॉल का और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन एक्सप्लेन कर दें। ठीक है। Now let's very quickly talk about the types of diagrams that you can make in your exam. तो सबसे जो common type of diagram है that's a cause and effect diagram, जिसमें आप जो है ना एक साइड पे causes को लिख दें, एक साइड पे diagrams को लिख दें, और उसमें अगर कोई further division है, for example ये वाला जो water pollution से related एक diagram है जो हमने क्लास में किया था, तो उसमें आप anthropogenic causes और natural causes को further divide कर दें। फिर natural disasters और natural toxins are further डिविजन्स ऑफ नेचुरल कॉजेज। तो आप इस तरह से जो है ना कॉजेज को और इफेक्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली एक डायग्राम में शो कर सकते हैं। फिर this is another diagram of examples of water pollution. The point of showing you this diagram is कि अगर आपके पास थोड़ा सा extra time है तो इस तरह से आप water pollution की, air pollution की examples check कर लें कि around the world which areas or which countries have the highest water pollution. So for example China में जो drinking water है ना it's contaminated with heavy metals, या गल्फ ऑफ मेक्सिको में जो है एक डेड जोन है जहाँ पे कोई भी एक्वाटिक लाइफ नहीं आ सकती है बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट पोल्यूशन व्हिच इज अ टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो whenever there is a question about water pollution, for example the question is the causes and effects or the sources of water pollution, तो आप इस तरह से डायग्राम में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं जिसमें आप एग्जांपल्स ऑफ वाटर पोल्यूशन बता दें, even though it's not asked in the question, लेकिन to show that you have extra knowledge and to show that you can give examples of the different types of water pollution, आप इस तरह से this requires some extra effort while you're studying। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरफ जाएं, otherwise just stick to the paper attempting techniques। फिर another type of diagram is a simple spider diagram, जिसमें आप जो है ना एक main heading को further sub headings में divide कर दें। फिर another method of attempting the comparison question के एक तो मैंने बताया कि आप table form में differences बता दें, difference between A and B इस तरह, या अगर तो आपके पास आप कोई when दो चीजों में डिफरेंस है या अगर तीन चीजों में डिफरेंस है और आप इस तरह से उसको ब्रेनस्टॉर्म कर लें तो आप बहुत इफेक्टिवली डिफरेंसेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए बी और सी में कुछ उनमें कॉमन चीजें हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। फिर कोई प्रोसेस हो किसी चीज का तो आप इस तरह के डायग्राम में बना लें। The point of showing you these different types of diagrams is number one, to help you substantiate your answer in the exam,
ठीक है. But number two, a very important benefit of using these diagrams is to help you brainstorm. कि let's say एग्जाम में कोई सवाल आ जाता है and you're completely stuck, you don't know what to talk about, तो आप इस तरह के डायग्राम्स के टर्म्स में सोचें कि अच्छा ये जो सवाल है मैं इसको इस तरह डायग्राम में अगर कन्वर्ट कर लूँ. तो फॉर एग्जांपल ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो उसकी मिशिगन हायरार्की होती है, आप उसको इस तरह से डायग्राम में एक्सप्लेन कर लें टू विजुअली शो द एग्जामिनर. ये जो रिडक्शन वेस्ट रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन. एंड देन सबसे एंड पे लैंडफिल्स आती हैं इन द हायरार्की ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है. टेबल्स की हमने बात कर ली. फिर आप कुछ चीज़ों को इस तरह से भी डायग्राम में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप इस तरह से हेडिंग्स बना लें कि आपने नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड आपने पूरे के पूरे अपने आंसर को समराइज कर दें इन इन वन सिंगल डायग्राम. तो उसके जो एग्जांपल्स हैं, उसके एडवांटेजेस हैं, उसके डिसएडवांटेजेस हैं. सो अनदर टिप फॉर योर पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स इज कि आप अपने पूरे आंसर को समराइज द इंटायर आंसर इनटू अ डायग्राम. तो आप आंसर को पैराग्राफ फॉर्म में लिख ही रहे हैं लेकिन आप उसको साथ डायग्राम में भी डाल दें. दिस शुड बी डन व्हेनेवर यू हैव एक्स्ट्रा टाइम, यू हैव एन एक्स्ट्रा मिनट. फिर कुछ इस तरह की टेबल्स होती हैं कि फॉर एग्जांपल जो एनर्जी रिसोर्सेज वाला जो अभी मैंने सवाल दिखाया उसमें आप इस तरह की भी टेबल डाल सकते हैं जिसमें आप डायग्राम में ही बता दें कि हाउ दिस एनर्जी रिसोर्स वर्क्स, द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज. ठीक है. फिर आप जो एयर पोल्यूटेंट्स, वाटर पोल्यूटेंट्स हैं, उनको भी आप इस तरह से एक सिंगल डायग्राम में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को समराइज कर सकते हैं. तो whenever you have to summarize a list of some things instead of that traditional method of writing bullets, तो आप इस तरह से उसको एक चार्ट में समराइज कर देते हैं. तो another take away from this workshop is कि be creative. ठीक है. आपकी जो creativity है ना of how you present your knowledge on the exam, that's very important. फिर कुछ ऑर्गेनाइजिंग चार्ट्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन को जो है ना आप ऐसे ऑर्गेनाइज कर दें. तो अगेन दीज ऑर्गेनाइजिंग चार्ट्स कैन हेल्प यू समराइज द इंटायर क्वेश्चन इन अ सिंगल डायग्राम, ताकि आप एग्जामिनर को फौरन नजर आ जाए कि अच्छा यू आर रेलेवेंट एंड यू हैव आल्सो ब्रोकन डाउन द मोनोटनी ऑफ योर आंसर. कि आपने सिर्फ प्रोज फॉर्म में नहीं लिखा, आपने उसमें जो है ना थोड़ा मिर्च मसाला ऐड कर दिया, तो आपका आंसर मोनोटनस नहीं है. ठीक है. फिर ये आईटी से रिलेटेड एक ब्लॉक डायग्राम है, दैट वेयर टू द ब्लॉक डायग्राम को, ये वाला जो आप लोगों ने आई एम श्योर पढ़ा होगा, दैट समराइजेस द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम के हाउ कंप्यूटर्स वर्क. तो दिस इज लाइक अ फंक्शनल डायग्राम बिकॉज इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन द फंक्शंस कि किस तरह से इनपुट और फिर कंट्रोल यूनिट होता है, आउटपुट होती है. ठीक है. सो we're done with diagrams and we're done with the major part of today's lecture. I've discussed student responses, solved diagrams, solved past paper questions, diagrams discuss हो गए, micro diagrams का बीच में एक question में मैंने बता दिया था, headings का बता दिया था. Now let's quickly talk about micro time management. आपका जो एग्जाम है 3 घंटे का, उसमें जो साइंस पोर्शन है, you should do it in about 1.5 hours, which is 90 minutes. उसमें एक सवाल तो आपका एमसीक्यूज का होता है और दो सवाल आपके प्रॉपर रिटन सब्जेक्टिव के होते हैं. एंड देन ईच क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 4 parts. So basically in the science uh, subjective portion you have to do 8 questions. Now if you try to divide your time, for example आप 5 to 10 minutes आप एमसीक्यूज में लगा लेते हैं, और एमसीक्यूज 5 minutes are more than enough for एमसीक्यूज वैसे, if your thinking speed is good. तो आपका each question should be done within 10 minutes. ठीक है. पर question का मतलब per part of the question. ठीक है. तो फिर अब इन 10 minutes को आपने further divide करना है कि let's say आपकी जो आपकी लेंथ है, आप 3 pages का आंसर लिखते हैं, तो आपके ये जो 10 minutes है ना, आपके ये 10 minutes further divide होने चाहिए कि you should take about 3 minutes per page. ठीक है. तो आप अपनी जो वॉच लेके जाएं, आप अपने पेपर को माइक्रो मैनेज करें कि आपने हर 3 मिनट के बाद देखें कि आपने एक पेज कंप्लीट कर लिया. तो जब आप टाइम को माइक्रो मैनेज करते हैं तो फिर आप अपनी जो सारे आंसर्स हैं आप उनको एडिक्वेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं.
और आपका कोई भी आंसर छूटेगा नहीं, और आप इजीली जो है ना अपनी राइटिंग स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। एंड मेक श्योर दैट यू आल्सो प्रैक्टिस दिस मेथड, टेक अ फुल लेंथ पेपर और उसको जो है ना इस तरह माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करें। सो दैट्स the answer to how to manage your time. The second is how to what's the optimal length of your answer. तो आपका एक जनरल साइंस का सवाल should be about 150 to 200 words. अभी आपके जितने भी पेजेस आपके 2 पेजेस में हो जाता है, 3 पेजेस में हो जाता है, तो that's about your own writing style and your own um, font, आप जिस font में लिखते हैं। और इसके अलावा डायग्राम होता है। ठीक है, तो डायग्राम या टेबल में जो वर्ड्स हैं they are not counted in the total word length. So this is a quick tip for your length। ठीक है, इसके अलावा मेक श्योर कि आपका जो आपका क्वेश्चन हो ना, आप उसको हेडिंग्स में ब्रेक डाउन करें। आपकी जो मेन हेडिंग हो वो आप कीवर्ड से लें। मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर के बारे में बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि आपको किस तरह से जो आंसर इट शुड फ्लो लॉजिकली। ठीक है, फिर one final thing that we have to talk about before we end today's class is your writing speed। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स को राइटिंग स्पीड का बहुत इशू होता है। One way of managing your writing speed is by micromanaging your time. And number two, the second way of managing your writing speed is by ensuring कि आपकी जो writing speed है वो आपकी thinking speed के साथ मैच करती हो। ठीक है, कि आप जितनी तेजी से सोच रहे हैं कि आप उतनी तेजी से लिख भी रहे हैं, आपका जो पेन की स्पीड है वो उतनी ही तेज है। जब वो बिल्कुल इक्वल हो जाती है तो उसका फायदा ये होता है कि आप इस चीज को इंश्योर कर सकते हैं कि यू डोंट मिस आउट एनी पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि अक्सर हमें जब हम सवाल को शुरू में देखते हैं तो वी नो एवरीथिंग दैट वी हैव टू राइट, बट वी फॉरगेट थिंग्स व्हेन वी राइटिंग, वी गेट स्ट्रेस्ड आउट। तो या तो आप उसकी शुरू में ही ब्रेनस्टॉर्म कर लिया करें, एट द एंड ऑफ द आंसर बुकलेट आप जो है ना एक इस तरह से पेपर को डिवाइडेड इनटू 4, और जो जो आपको वर्ड्स जहन में आ रहे हैं ना, सवाल का जवाब बेशक यहाँ पे ना लिखें, आप टॉपिक से रिलेटेड आपको जो जो समझ आ रहा है ना, आप सिलेबस को विजुलाइज करें। आप अपने जो आपके नोट्स हैं उनको विजुलाइज करें, आपने जिस किताब से पढ़ा है, जिस टीचर से पढ़ा है, उस टीचर को की इवन वॉइस को विजुलाइज करें कि इस टीचर ने जब ये क्लास में ये वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसने किस तरह से बात शुरू की थी, या हाउ वुड दिस टीचर एक्सप्लेन दिस। तो अगर आप बिल्कुल शुरू में पेपर को देख के आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, कंप्लीटली क्लूलेस, यू नो दैट यू स्टडीड ऑल ऑफ दिस बट यू कैन सीम टू रिमेम्बर इट। तो इस तरह के टिप्स यूज करके बाय विजुलाइजिंग द सिलेबस, अगर सवाल बहुत स्पेसिफिक है तो आप ओवरऑल टॉपिक के बारे में सोचें कि फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल साइंस से कोई टॉपिक रिलेटेड है, वाटर पोल्यूशन के ऊपर सवाल है, तो आप वाटर पोल्यूशन, आप पहले पोल्यूशन के बारे में सब कुछ सोचें, फिर आप वाटर के बारे में सोचें कि कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं, ओशंस होते हैं, स्ट्रीम्स होते हैं, लेक्स होते हैं। तो इस तरह से बाय यूजिंग इफेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग आप अपने सवाल को बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, फिर अनदर टिप दैट आई यूजुअली गिव टू माय स्टूडेंट्स इज कि आपकी जो राइटिंग स्पीड है इट शुड बी 20 to 25 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, एंड दिस राइटिंग स्पीड शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द एग्जाम, कि आपका पहला घंटा और आखिरी घंटे में यही राइटिंग स्पीड हो। तो इसको करने का तरीका ये है कि आप अपने आप को एक स्टॉप वॉच लगाएं। ठीक है, और आप उस स्टॉप वॉच के साथ आप प्रॉपर डेटा कलेक्ट करें, कि आप जो है ना 3 घंटे का डेटा कलेक्ट करें, कि आप 3 घंटे जब मुसलसल लिखते हैं तो आपकी पहले मिनट में क्या राइटिंग स्पीड है और आखिरी मिनट में क्या राइटिंग स्पीड है। सो बेसिकली यू शुड ट्रेन योर हैंड टू हैव यूनिफॉर्म राइटिंग स्पीड। आपके जो हाथ के मसल्स हैं वो बिल्कुल थक ना जाए, आप बिल्कुल उसी एनर्जी से एंड पे लिख रहे हो, आपकी जो एंड पे आखिरी घंटे में, आखिरी मिनट्स में जो आपकी राइटिंग है वो बिल्कुल वैसे लेजिबल ना हो, बेशक खूबसूरत ना हो। आई आई हैवंट टॉक्ड अबाउट कि आपने मार्जिन्स बनाने हैं, आपने खूबसूरती से लिखना है, मार्कर्स यूज करने, ऑल ऑफ दैट इज इररेलेवेंट। व्हाट्स रेलेवेंट इज कि आप अपने आंसर को किस तरह से उसको स्ट्रक्चर करते हैं, उसको समझते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिकोड करते हैं, रेलेवेंट डायग्राम्स बनाते हैं, और डायग्राम्स को सोचने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। नूरलैन मार्जिन्स बना लें, श्योर, डोंट टेक मी देयर, ये बातें मुझे बहुत फजूल लगती हैं कि भाई इतनी बड़ा मार्जिन होना चाहिए। ये तो मेरी तरफ से मार्जिन्स ना भी बनाए, डजंट रियली मैटर, व्हाट मैटर्स इज योर कंटेंट। आपने बातें सही लिखी हो, सवाल का जवाब दिया हो, तो श्योर मार्जिन्स बना लें। लेकिन मार्जिन्स इस चक्कर में ना बनाए कि आप स्पेस जो है ना ले लेंगे और आप एग्जामिनर को चीट ना करने की कोशिश करें बड़े बड़े मार्जिन्स बना के। एनी अदर क्वेश्चंस?
चलें, we're done with all of these 14 questions and we've talked about micromanagement of time, we've talked about writing speed, structure, answer length की सारी बात कर ली है. So, नहीं, you can choose a highlighter. Margin lines एक साइड की लगानी होती हैं और दूसरी साइड की लगी होती हैं already. But don't worry about the margin lines. What you need to worry about is your revision and being creative with your content. अच्छा, and unnecessary fillers वाली ये बात थी कि आपने कोई empty sentences नहीं लिखने. For example, अगर तो आप किसी भी सवाल को उठा के देख लें. For example, let's have a look at this question. इस सवाल में जो है ना आपने फालतू की बातें नहीं लिखनी है कि आप एक पूरा पैराग्राफ लिखें कि the components of the respiratory tract are nose, mouth, pharynx, larynx. आपने ये सब कुछ नहीं लिखना. This is filler sentences. आप वही बात repeat करें जो आपने headings में लिखी हुई है. Sanam, make your diagrams with a marker, not a pencil at all. Marker से एक तो prominent हो जाएगा and number two, it will break down the monotony of your answer. Differences, table और explanation दोनों separate इस तरह से लिखनी है कि जो आपकी explanation होगी it will be much more detailed और table में सिर्फ उसके keywords या jargon आ जाएगा. So table is a very condensed or summarized form. जैसे pressy करते हैं ना तो वो जो pressy है वो table में आ जाएगी. और फिर आपका जो टेबल है that should directly answer your question. तो वो जो आपने लंबी कहानियां सुनानी है वो आप explanation में सुना दें. Any other questions? Take a ruler, नूर. इसमें क्या टेंशन है? या क्वेश्चन पेपर के साइड से लाइन लगा लिया करें. ये तो कोई परेशानी की बात नहीं है. 3 pages से ज्यादा लेंथ हो जाएगी. Don't worry about the number of pages. Think in terms of the number of words. Markers जो standard markers होते हैं, अब I don't know the types of markers जो आप लोग FSC में जो करते थे, तो एक सिंपल सा मार्कर पकड़ लें. नहीं, just a single blue colored marker, that's all. आपने अपने pens और markers को change करने में you don't want to waste time there. Yes, each subheading should have at least 1 to 2 lines. Otherwise, it's just going to look like आपने bullets में सारे सवाल को answer कर दिया. तो आपका जो सवाल है, not more than 30% of your answer should be in bullets. ठीक है, so that should be a nice metric to keep in mind कि आपने कितने bullets डालने हैं. So I hope that was helpful. Make sure कि आप इन सारी paper attempting techniques को और tips को you know them down properly and you follow them. Practice them on 1 or 2 full length papers and then you'll be really well prepared for your exam. Best of luck. Prepare well, revise करें, practice करें, and don't stress out. ठीक है, stress can be your worst enemy over here. And best of luck.